यूथ पब्लिकेशन का साइंस बुक फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे। फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 800 तक 900 तक हो गया था। अब 900 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 901 है, यहाँ लिखा हुआ है 801। अब 901 क्वेश्चन नंबर, तो ऊनी कपड़े इसमें पर चैप्टर है सुचालक कुचालक और उष्मारोधी। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि क्या ये क्या होता है? ऊन उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि उष्मा हम लोग के शरीर से बाहर जाने नहीं देता है। यानी ऊनी कपड़ा हम लोग के शरीर से उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है, तो बाहर जाने नहीं देता, टेम्परेचर वही बनाए रखता है, इसलिए हम लोग को गर्मी लगता है। तो गर्मी नहीं, ऊनी कपड़ा गर्मी देता नहीं है, वो गर्मी टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकता है। ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्मी देता है, जैसे पहला में ऊन उष्मा के कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। दूसरा में ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है, जो कि उष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से उष्मा की हानि नहीं होती, यानी शरीर से उष्मा हम लोग के बाहर नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 902 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर कौन है? लकड़ी, पानी, हीरा या माइका? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक, तो उष्मा का बैड कंडक्टर कौन है? लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 903 होगा। 903 खाली बोल दीजिए, 903 होना चाहिए था, 803 लिखा है। हाँ वही होगा। देखो इसमें लिखा होता है लकड़ी उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाह का विरोध करता है, या जिनमें से होकर समान स्थिति में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। लकड़ी सूखी हुई बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालकों के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 803, ये होना चाहिए 903 लेकिन होगा 803। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, अत्यधिक उष्मा का प्रतिरोधी होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 804 होगा 904 लेकिन लिखा हुआ 804। इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? काफ़ी अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट, निम्न में से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु 805 किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बन जाता है? किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 806 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है? चीनी मिट्टी का बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं है, ये विद्युत का कुचालक है, यानी विद्युत इससे से पार हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 807 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक तांबा होगा, कांच भी नहीं होगा, कागज भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 808 निम्नलिखित में समानता का पता लगाए। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं? नहीं, विद्युत रोधी तो ये नहीं है। ये सभी कीमती धातुएं हैं? ना, कीमती भी नहीं है। ये सभी अच्छे सुचालक हैं? तो हाँ, ये सभी विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 809 किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या हो जाता है? घटेगा, बढ़ते तापमान के साथ घट जाएगा, यानी के विद्युत कर्मानुपाती 1/T होता है। यानी ठोस धातु की उसमें चालकता के तापमान T के बढ़ने से घटती है, अर्थात अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर इनकी ऊष्मा चालकता बढ़ती है। अर्धचालक में क्या होगा? अगर चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन धातु में क्या होगा? बढ़ाने से घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 810 निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? सर्वाधिक उष्मारोधी कौन सा है? प्लास्टिक, एनोबार, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर, ये सब
सर्वाधिक उष्मारोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 811, डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। उष्मा कुचालक यानी जिसमें से उष्मा पार नहीं हो सकती है, तो Pb और Hg, लेड और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 812, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक से के पूर्व में रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। थर्मिस्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किरचॉफ स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम और फिर न्यूटन का शीतलन नियम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 813, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। काला होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 814, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का यानी न्यूटन के शीतलन नियम का अनुकरण पालन करता है, तो पिंड का प्ररूपी तापमान सामान्य आरेख होगा। सामान्य आरेख क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, इधर से उठेगा। नेक्स्ट, अब अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त उष्मा, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडल दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 816, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था में ठोस अवस्था तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहा जाता है। हिमांक बिंदु कहा जाता है। यानी तरल से ठोस में जाएगा तो हिमांक या फिर जम जाता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था क्या होगी, जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैसीय अवस्था में हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस में ही पानी वाष्प बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 818, पानी का क्वथनांक कितना होता है। 212 क्वथनांक यानी वाष्प वाला क्वथनांक बिंदु, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 819, हिमकरण यानी फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस लिए होता है। एक्सपेंशन यानी फैलने के कारण पानी जम जाता है तो क्या होता है, उनका आयतन बढ़ जाता है, फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 820, क्वेश्चन नंबर 820, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा, 373 केल्विन। हिमांक बिंदु बोला जाता तो 273 केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 821, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक, उबलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का 822, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। गलनांक बिंदु 0। सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण में, क्वेश्चन नंबर 823, जल का वाष्पीकरण होता है समस्त तापमानों पर, हर तापमान पर वाष्पीकरण होता है इसका, ठीक है। 824, डैश एक सतही परिघटना है, कौन सा एक सतही परिघटना होगा, वाष्पीकरण। जितना ज़्यादा क्षेत्र रहेगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण तेज होगा, इसीलिए हम लोग कपड़े को समेट के नहीं फैला के सुखाने देते हैं। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 825, मिट्टी के बर्तन में जल रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा होता है, वाष्पन के कारण, वाष्पन, ठीक है। देखो वाष्पीकरण यानी उसी को वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र रंध्र आकाश होते हैं, जिनसे होकर घड़े का पानी वाष्पित होकर उड़ जाते हैं। फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया गर्मी में अच्छे प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 826, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। वाष्पीकरण, ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 827 होगा, 927 लेकिन लिखा हुआ 827, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था, नहीं क्या है,
तो क्या है, रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत को, यानी गर्मी को अवशोषित कर लेगा तो क्या देगा, ठंडा देगा। तो उसमें हम लोग इसमें कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में। माइक्रोवेव ओवन में कर सकते हैं क्या, गीजर में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक केतली में कर सकते हैं। ये सब पानी गर्म करने वाला, ठंडा करने वाला कौन है, रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 828 होगा 928, लेकिन दिया हुआ 828। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने के पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए हम लोग को राहत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 829, निम्न में से कौन सी एक सतही परिघटना है। तो वाष्पीकरण अभी पढ़े, वाष्पीकरण एक कौन सी परिघटना है, सतही परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 830, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। हाँ, किसी तरल की समान मात्रा के निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा, क्वथनांक भी तेजी से होता है, संघनन भी, हिमांक भी। सबसे धीमा से क्या होता है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऊष्मागतिकी में आएगा 831 में, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। जूल के तापन नियम पर आधारित विद्युत प्लग एवं स्विच ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832, गर्मी सीधे किससे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, थर्मल ऊर्जा मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा मापन से संदर्भित नहीं होती है, बल्कि अणुओं की गतिज विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण और पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 833, स्थिर अवस्था से ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था से ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना होता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 834, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या बताता है। जब दो प्रणालियां ऊष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी, यानी ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर होता है। और ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम हम लोग क्या, शून्यवां नियम क्या बताता है, ताप को परिभाषित करता है। और ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर दी गई ऊष्मा से वो दो कार्य करता है, एक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, दूसरा बाह्य कार्य करता है। तो उसमें ऊष्मागतिकी का पहला नियम से हम लोग क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा परिभाषित होता है। और ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कुछ नहीं बताता है। दूसरा नियम क्या बताता है, एंट्रोपी को बताता है। वो बोलता है कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं हो सकता है। और ऊष्मा का प्रवाह हाई से लो नहीं होगा, हमेशा लो से किधर क्यों होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, लो से हाई नहीं जाएगा ना, गर्म से ठंडा की तरफ जाएगा। कभी भी पानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाता है, नहीं जाता। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही आता है। तो ऊष्मा का प्रवाह भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए होगा। ठीक है, कंफ्यूज करवा देते हैं और बोल भी देते हैं हमसे पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 835, निम्न में से कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सा सही है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। आयतन, तो आयतन हम लोग को किस में बोला गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन बोला गया है। तो यहाँ कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ 4 डिग्री आयतन में इस तरह से बनाए थे, ये घनत्व वाला है, घनत्व और आयतन इस तरह से ना। हम लोग को बोला जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले क्या होगा, पहले घटेगा, पहले देखो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो पहले घटेगा, फिर आके न्यूनतम होगा कितना डिग्री पर, 4 डिग्री पर। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो पहले धीरे धीरे क्या होगा,
घटेगा ना। पहले इसका आयतन ये घटेगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 836। देखो लिखा हुआ है कि 0 डिग्री ताप पर जल को उष्मा दी जाती है तो पहले तो जल का विशिष्ट आयतन घटता है। पहले तो जल का विशिष्ट आयतन क्या होता है, घटता है। फिर 4 डिग्री के बाद 4 डिग्री पर एकदम न्यूनतम होता है। जल का आयतन न्यूनतम बोला जाएगा तो कहाँ होगा, 4 डिग्री पर पहले न्यूनतम, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। उसके 4 डिग्री तापमान पर पानी का विशिष्ट आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व अधिकतम, तो देखो घनत्व इस प्रकार से होता है। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वाला है। अब यहाँ सबसे अधिकतम, जब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो घनत्व में अगर पूछा जाएगा तो घनत्व में पहले बढ़ता है, फिर महत्तम होता है, फिर क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये घनत्व का, ये आयतन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 836। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिकतम होगी। एंट्रोपी यानी ब्रह्मांड की एंट्रोपी अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा वायुमंडल में जाती है, उससे उसकी ऊष्मा प्रतिपादन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 837। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है, पायरोमीटर। यानी सूर्य के ताप को हम लोग मापते हैं। सूर्य के ताप कैसे माप सकते हैं, क्या छू के मापने जाएंगे तो छूने सकेंगे, नहीं सकेंगे। आसपास मतलब दूर से ही मापना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, पायरोमीटर। और पायरोमीटर के माप हम लोग जानते हैं कि अधिक ताप वाले के लिए करते हैं। तो अधिक ताप वाले ने कितना डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान से अधिक जितना होगा उसमें यूज करते हैं पायरोमीटर का। और तभी तो 800 डिग्री से अधिक तापमान होगा तो हम लोग टच करके माप सकते हैं क्या, तो उसमें थर्मामीटर लेके जाके सटाएंगे, नहीं सटा सकते। भट्टी के ताप जैसे हो गया, भट्टी के ताप में थर्मामीटर लेके सटाएंगे, कितना ताप है कितना नहीं, तो उसको वो सब चीज़ को हम लोग मापते हैं पायरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 838 में लिखा हुआ है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं। दो पिंड किस में पहुंचते हैं, समान तापमान तक पहुंचते, तभी ऊष्मागतिकी का ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 839। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या ऊष्मा एक समान रहेगा तो रुद्धोष्म प्रक्रम बोले थे। ऊष्मा एक समान रहेगा तो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा वो। हाँ, इसमें क्या है, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, तो आयतन अस्थायी रहेगा तो क्या कहलाएगा, सममितीय। आयतन ये बोलो चाहे सममितीय बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 840। दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहा जाता है, एंथैल्पी कहा जाता है। यानी एंथैल्पी यह कुल ऊष्मा की मात्रा होती है, यह कुल ऊष्मा की मात्रा होती है। दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को ही एंथैल्पी कहा जाता है। यानी ऊष्मा गति के पहला नियम को भी एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी अलग है, एंथैल्पी तापमान पर आधारित है। पहला नियम भी हालांकि ऐसे होता है लेकिन एंथैल्पी अलग है। पहला नियम इससे तो नहीं होता है ना, तापमान होता है ना पहला वाला। पहला नियम में तो शून्यवा में तापमान है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 841। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। उष्णता हीट से संबंधित उष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, प्रथम नियम। ऊर्जा संरक्षित रहता है, ए के ताप बी के ताप के बराबर, बी के ताप सी के ताप के बराबर। सॉरी, ये शून्यवा नियम है। प्रथम नियम में यानी सारा ऊष्मा संरक्षित रहता है ना, कि अगर हम लोग दी गई ऊष्मा, किसी वस्तु पर दी गई ऊष्मा से वो दो काम करता है, एक बाह्य का दूसरा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 843, वह डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? थर्मोस्टेट का प्रयोग तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 844, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन H क्या होगा यदि ताप परिवर्तन T दिया गया है, जहां Cp ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर और Cv ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर, तो हो जाएगा Cp डेल टी। एंथैल्पी बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, H बराबर U प्लस Pv, इकाई द्रव्यमान होगा। आदर्श गैस जैसे H बराबर P प्लस Pv निकल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 845, ऊष्मा संतुलन क्या है? ऊष्मा संतुलन क्या है? पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के संतुलन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 846 होगा 946, लेकिन लिखा 846। ऊष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, वो सब क्वेश्चन छोड़ दो, अब यहाँ देखो पढ़ लेते हैं। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ऊष्मा गति के मुख्यतः 3 नियम है। कितना नियम? 4 नियम है ना। शून्यवान नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, 4 गो नियम है। चारों नियम दिया हुआ है। ऊष्मा शून्यवान नियम ऊष्मीय संतुलन नियम पर आधारित है, जो तापमान को परिभाषित करता है। तो पहला नियम कि ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है तथा आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। और तृतीय नियम कि एंट्रोपी से संबंधित है तथा एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ऊष्मा ऊर्जा को प्रभावित की ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताता है। और तृतीय नियम, यह नियम भी एंट्रोपी से संबंधित है। यह परम शून्य ताप पर एंट्रोपी को परिभाषित करता है। अब नेक्स्ट आगे